खुशबू हिंदुस्तान के मिट्टी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की, मुस्कुराहट हर भारतवासी की। वाओ जिंदगी देश के रंग-धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग-धागों के संग देखो, वाओ जिंदगी देश के रंग-धागों के संग। सांगानेर को सांगो बाबो जयपर को हनुमान, अरे सांगानेर को सांगो बाबो जयपर को हनुमान। आमेर की सलाह देवी ल्यायो राजा मान, ठोकर लाग जावे लीजी मारा, बाजण्या बिछा की डांडी टूट जावे ली मरोड़ो, लाग जावे लोजी मारा, बाजण्या बिछा की डांडी टूट। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता थपलियाल और जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारा शो दिखाता है देश के रंग धागों के संग। तो आज हमारी टीम पहुंच गई है रंगों के खूबसूरत शहर जयपुर राजस्थान में। पवन रंगेर यज्ञनी रंग दे, ओ रंग दे जड़ी आसमान रे, अरे धरती रो कण कण रंग दे रे, मारू रंग दे राजस्थान। जैसे कोई एक ईरा होगा जिसमें सिर्फ कोरा कपड़ा पहनने का प्रचलन होगा, जैसे जैसे हमको पता चला कि हमको रंगीन कपड़ों की तरफ जाना चाहिए, तो नील जो है एक पहला प्राथमिक रंग था जिससे कपड़े में एक रगड़ के कारण कपड़े में नीला रंग आया और तभी से कपड़ों को रंगने की प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। नील, जिसको हम इंडिगो बोलते हैं, नील से सैकड़ों नीले रंग आसमानी से लेकर मोर की गर्दन जैसे नीले रंग मिलते हैं। नील भारत का रंजक है, नील भारत का दिल है, जो कि इंडस वैली से मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल से हम देखते आ रहे हैं। ये हमारी रग रग में बसा हुआ रंग है। क्योंकि यहाँ पर नील की खेती होने के नाते यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए, यहाँ पर पोर्तुगीज आए, यहाँ पर डच आए, यहाँ पर फ्रेंच आए, जिन्होंने यहाँ पर आकर भारत से नील का व्यापार किया। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हम लोग इंडिगो को प्रमोट करते हैं और दुनिया को बताते हैं कि आपके शरीर के लिए कितनी लाभदायी है। तकली यानी के ड्रॉप स्पिंडल स्पिनिंग। तकली से सूत काटना एक साधना है और कहा जाता है कि ये आपको स्ट्रेस यानी के तनाव मुक्त भी करता है। चरखे से पहले तकली से सूत काता जाता था और ये कला को सभी स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता था स्वावलंबन से जीने की कला के रूप में। जब से हमने वस्त्र पहनना शुरू किया होगा तब से तकली से सूत कातने की कला प्रचलन में। तकली में एक ताकू की तरह एक औजार है ये, जिसमें नीचे पीतल का एक रिंग लगा होता है। इसके माध्यम से सूत को कताई का काम किया जाता है और इसके लिए उपयोग किया जाता है ये रुई से बना हुआ पूनी। सांगानेर, बगरू,
दाबू प्रिंट। जब ये वस्त्र पर आते हैं, कपड़े पर आते हैं तो ये बेहद खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनकी प्रिंटिंग पहला प्रोसेस नहीं है। पहला प्रोसेस है कि आखिर ये कपड़ा बनता कैसे है, इसकी वीविंग, इसकी बुनाई कैसे होती है। जो हमारा वीविंग शुरू होता है रंगाई के बाद शुरू होता है। जब हमारा डाइंग हो जाता है, डाइंग के बाद हमारे पास ये हैंग फॉर्म में जो है धागा आता है। धागे की क्वालिटी से हमें डिसाइड करना पड़ता है हमें कौन सा कपड़ा बनाना है। तो सबसे पूरा प्रोसेस वाइंडिंग का होता है। इससे हम हैंग फॉर्म से लेकर इसको बॉबिन्स बनाते हैं। तो नंबर ऑफ बॉबिन्स हमारे यहाँ पे बन गए। उसके बाद हमारा वार्पिंग बीम का प्रोसेस आता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं अब जो हर चीज़ है वो मशीनीकरण हो गई है, लेकिन ये जो मैं देख रही हूँ तरीका, ये जो बहुत ट्रेडिशनल तरीका है, अभी भी इसी तरीके से करते हैं। जो प्रिंटिंग होती है काफ़ी फाइन कपड़े पे होती है। जैसा आप देख रहे हैं बहुत महीन धागा इसमें चल रहा है, ये इंडिगो डाइट धागा है। तो अगर आप इसे मशीन पे चलाएंगे तो टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, इससे टूटने का डर है। इतिहास के पन्नों में बगरू का उल्लेख भरा हुआ है। इस कला, इस प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सबसे बड़ा हाथ छिप्पा समुदाय का है। और आज हम आ गए हैं इस कला के गढ़, इस कला की जन्मभूमि बगरू में। ओरे अंडे नाचे मोरनी जी उंडे नाचे मोर, अरे अंडे नाचे मोरनी जी उंडे नाचे मोर, मोर मोरनी ने तो आगो नाच बाको जोर, ठोकर लाग जावेली जी मारा, बाजण्या बिछा की डांडी टूट जावेली मरोड़ो, लाग जावेलो जी मारा, बाजण्या बिछा की डांडी टूट जावे। अच्छा, अभी तक हमने देखा किस तरह से वीविंग हुई, उसके बाद का प्रोसेस क्या है वो आप हमें बताएं। उसके बाद हम वीवर से कपड़ा परचेज़ करते हैं और जो लोकल ट्रांसपोर्ट से हमारे पास अवेलेबल होता है, और फिर उस कपड़े का कस्टमर के रिक्वायर के हिसाब से उसका मेजरमेंट करके उसका कट किया जाता है, जो मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कपड़े की मेजरमेंट होती है, फिर उसकी कटिंग होती है, चाहे वो साड़ी है, दुपट्टा है या सूट है। उसके बाद क्या होता है? कट होने के बाद में अब ये वॉशिंग के लिए जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा वॉशिंग का प्रोसेस। पुराने टाइम में जैसे हम गोबर से हमारे दादाजी वगैरह करते आ रहे थे, गोबर का पेस्ट बना के और उस पेस्ट को एक बर्तन में ढाल के कपड़े को उसमें भिगोया जाता है। इतना ले रहे हैं जितना कि कपड़ा इसमें डूब जाए, इतना पेस्ट ले रहे हैं इसमें से। भिगोने के बाद में उसको आराम से ऊपर नीचे करके कपड़े को उसको नचो के साइड में रखा जाता है। और फिर उसको एक कट्टे में डाल के नाइट के लिए उसमें गर्मी हो जाए, हीट आने के लिए उसको कमरे में रखते हैं। फिर दूसरे दिन उस कपड़े को बाहर निकाल के उसकी धुलाई की जाती है। फिर उसके बाद में फिर एक बार गोबर में डाल के फिर दोबारा से रिपीट वही प्रोसेस करना पड़ता है, उसको फिर रखना पड़ता है। 2 दिन गोबर की घोल में डूबने के बाद अब इस पीस को हम यहाँ लिए वॉशिंग के लिए। साफ पानी के होद में लेने से इसका पूरा गोबर का जो भी एसेंस था वो इसी में रह जाएगा और हम इसमें इकट्ठा करके इसके कूचे लगाएंगे। एक साथ इन पीसों को ले जाया जाएगा और ग्राउंड में इसको सुखाने के लिए रखा जाएगा। और इस प्रोसेस में जाएगा तो कपड़े में जो कपड़ा बनेगा ना उस ऑर्गेनिक है, आगे के लिए कपड़ा कभी भी दीवार नहीं लगेगी, इसको मजबूती आएगी और शरीर को खास खुजली नहीं करेगी। ढोला ढोल मजीरा
ढोला ढोल मजीरा बाजे शाह काली सीट रो गागरो नजारा मारे शाह। जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव बगरू। कहते हैं इस गांव ने पूरे विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इस अलग पहचान बनाने के पीछे है एक ठाकुर का हाथ। आखिर क्या है वो पहचान? बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। आइए जानते हैं बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग की कहानी खुद यहाँ लोकल लोग छिप्पा की जुबानी। बगरू के राजा सुजान सिंह जी करीब 400 साल पहले ईसर दाते 2 छिपों को लेकर के आए थे और जो भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें थी उसकी पूर्ति करने के लिए वो कहे राजा कि भाई आप जो कुछ भी बनाओ वो मेरे लिए बनाओ, मेरे परिवार के लिए बनाओ। तो बगरू की छिपा करीब 400 साल पुराने हैं और धीरे धीरे वो काम करते रहे और जो छिपे लोग आए थे वो दूसरे अपने परिवार वालों को जानकारी को लेकर के आए यहाँ पर। केसरिया बालम आओ जी पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश। तो मुल्तान से हमारे जो गुरु थे उनके साथ 200 आदमी ये ब्लॉग बनाते थे जी। उनके साथ हम लोग सांगानेर में आ गए। फिर वहाँ जब जयपुर बसने लगा तो हमारे उन्होंने गुरु ने कहा कि अब तुम लोग जयपुर जाओ और ब्लॉग बनाने का काम मैंने मेरे फादर से सीखा। 84 साल से आप ब्लॉग्स बना रहे हैं। बहुत काम किया मैंने, कितने ब्लॉग बनाए कोई पता नहीं। लकड़ी के ऐसे पीस करवाते हैं बड़े बड़े, इसको ऐसे सुखाते हैं। अब ये पानी कैसे निकलेगा? हवा से। हम सूंघ के ये पता लगाते हैं, यूँ सूंघ के कि ये गीली है या सूख गई। हवा लगती 1 साल में कम से कम लकड़ी तैयार हो जाती है। मतलब एक ब्लॉग बनाने के लिए 1 साल पहले लकड़ी को इंतजार करना पड़ता है तब जाके बनते हैं ये खूबसूरत ब्लॉग। ये ब्लॉग अगर बनाएंगे कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इसमें क्या है, ठप्पे ठोकेंगे, ये डॉट ठोकेंगे, ये फिर इसमें ऊन भरी जाएगी। अच्छा। ऊन भर के फिर इसको बराबर करा जाएगा। उसके बाद ये ऑयल में जाएगा, ऑयल के बाद छपेगा। अब जैसे ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या है कि इसमें ये जो छेद है ना, हाँ। इसको इससे अंदर करते हैं ताकि ये यहाँ तक आ जाए। हर एक ब्लॉक के अपने लिए अलग टूल्स हैं। ये सब हमारे बनाए हुए हैं। अच्छा। किसी के बाजार में नहीं मिलेगा ये। तो कितनी जनरेशन से आप ये काम करते आ रहे हैं? बस ये देख लो कि ये हमारी 5वीं पीढ़ी है जी। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही इस अद्भुत कला को कलात्मक ब्लॉक्स द्वारा बड़े ही खूबसूरत तरीके से कपड़े पर उभारा जाता है। अभी हमने इसका आधा प्रोसेस देखा, यानी कि कपड़े की कटाई हुई, धुलाई हुई, उसके बाद डाई हुई और अब ये कपड़ा यहाँ पर आ चुका है। और इसमें आगे का प्रोसेस क्या है ये बताने के लिए आज हमारे साथ है सुशीला जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशीला जी। तो बगरू प्रिंट के बारे में कुछ बताएं हमें। बगरू प्रिंट में जो पुराने ब्लॉक्स हैं ना, वो बहुत मतलब ट्रेडिशनल है और बिल्कुल बारीक बारीक डिजाइनिंग है। जो ब्लॉक प्रिंटिंग बगरू में होती है वो आपको सांगानेर, जयपुर कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है कि इनके बनाने वाले, ब्लॉक बनाने वाले भी बहुत कम हैं और इनको प्रिंट करने वाले पहले बुजुर्ग लोग थे जी। अब इस समय कोई भी नहीं है प्रिंट करने वाला। कितने साल पुराने ये ब्लॉक्स है? ये कम से कम 300-400 साल पुराने ब्लॉक्स हैं। ये मेरे बनाए हुए ब्लॉक करीबन मेरे पास ये 40 साल पुराने, तो मेरे खुद के बनाए हुए हैं। आपके खुद के बनाए हुए 40 साल पुराने ब्लॉक्स हैं। मैंने इनको
अच्छी तरह से संजो के रखा है। वाह। और मेरे ससुर जी थे, उनके हाथ के ब्लॉक थे, वो मेरे हाँ। पे टूटे फूटे मेरे पास पड़े हैं। अच्छा। मेरे दादे ससुर जी थे, उनके भी ब्लॉक्स मेरे पास रखे हैं। तो जैसे मेरे हाथ में ये ब्लॉक्स है, ये केड़ की बूटी है। एक केले के पेड़ के ऊपर से जो केला टहनी पे लग के आते, उसके नीचे जो फ्लावर होता है ना, उस टाइप में इसका ये फ्लावर बना हुआ है केले की तरफ। ये कचनार का है, कचनार की बूटी बोलते हैं इसको। ये ब्लॉक है लौंग की बूटी। ये हमारी आम की बूटी है। ये हमारी है पतासी की बूटी, जो राजस्थान में शादी में, इनमें मुहूर्त कोई अच्छा शगुन में पतासे काम में लेते थे। और ये हमारी है चौबंदी की बूटी। इसके चारों कोने बराबर हैं। हमारे ब्लॉक्स बहुत छोटे छोटे हैं, बारीक काम होता है। बारीक काम है यहाँ का। आजकल के हिसाब से मुगल के जो ब्लॉक बनते थे ना, वो काम होता है सांगानेर में ज़्यादा। अभी यहाँ भी मुगल का काम होता है, ज़्यादातर वही चल रहा है। ये काम तो बिल्कुल लुप्त हो गया। ये देखिए, हमने जो गोंद से और फिटकड़ी और ये गैरो मिट्टी से बनाया, वही हमारा पेस्ट है। बबलू कलर में सब रेड और ब्लैक ही आता है। ऑर्गेनिक है ये पूरा। पगरू प्रिंट एक लाल और काला कलर है। वो वेजिटेबल कलर से हाथ से बनाया जाता है। हाथ से ही ब्लॉक बनाए जाते हैं, हाथ से ही छपाई की जाती है, हाथ से ही धुलाई की जाती है और फिर हाथ से रंगाई करके बगरू प्रिंट बनाया जाता है। उस प्रिंट को विदेशी लोग बहुत पसंद करते थे। बगरू प्रिंट जो है वो डायरेक्ट प्रिंट है, जिसमें कि भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स को मॉडेंटेड, हार्डा मॉडेंटेड कपड़े पर प्रिंट किया जाता है, जो कि डायरेक्ट प्रिंटिंग है। और ये जितना लाइट मुझे अभी दिख रहा है, बहुत ही लाइट ब्राउन है ये। तो ये ऐसे ही आएगा? नहीं, ये डार्क होगा। ये डार्क हो जाएगा। जब इसकी रंगाई करेंगे मजीद से, तो इसमें है ना जो वो रेड कलर आ जाएगा। आपने 6 अलग अलग ब्लॉक्स का इसमें इस्तेमाल किया है और आपने उनकी ब्लॉक्स के बारे में हमें बताया। इसके बाद का प्रोसेस क्या है? जैसे आज जब मैंने इनको प्रिंट करके रख दिया, तो करीबन 15 दिन तक इसको मैं ऐसे ही रखूँगी। 15 दिन बाद में फिर इसकी धुलाई होगी। धुलाई के लिए जाएगा? हाँ जी, उसको हम हमारी भाषा में पछाड़ बोलते हैं। सादे पानी में पछाड़ होती है। ये वॉश होके पीस भट्टी प्रोसेस के लिए आया है यहाँ पे। अभी इसमें हमने पानी को गर्म किया है, कम से कम 20-25 टेम्परेचर पे। इसके अंदर अब हम ये दवैया फूल डालेंगे। पानी ज़्यादा ऑयल होने से फट जाता, अपनी प्रकृति को छोड़ देता है। इसके लिए इसको हम डालते हैं। इसके डालने के बाद में इसमें मजिस्टा कलर डालेंगे। उसके बाद में मजिस्टा कलर डालने के बाद में पीस को भट्टी में प्रोसेस करेंगे। पहले हमने प्रिंट किया तो उसमें बिल्कुल लाइट डल कलर लग रहा था ना, तो वो कलर है ना बिल्कुल रेड हो जाएगा। ये भट्टी प्रोसेस के बाद में इसकी जो है वॉश हो रही है, ये करीबन आधे घंटे इस पानी में रहेगा पीस। उसके बाद में पानी से बाहर पीस को निकाल के और धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद में फिर दाबू लगाएंगे। बगरू, दाबू, ये दोनों प्रिंट्स जो हैं बहुत सालों पुराने हैं। 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। इनके बनाने का जो तरीका है वो सारे नेचुरल कलर्स का तरीका है। हम नेचर से डिराइव्ड चीज़ों से बनाते हैं इनको। अलग इनके जो ब्लॉक्स हैं वो बड़े ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर और बहुत ही बारीक ब्लॉक्स होते हैं।
इस कला को जीवित रखने के लिए मैंने एक संग्रहालय बनाया है, उसका नाम तीतानवाला म्यूजियम है। उसमें मैंने हर एक प्रकार के बगरू प्रिंट, दाबू प्रिंट और हर एक प्रकार की जाति का कौन सा कलर पहनते थे वो मैंने प्रदर्शन किया है। और मेरी चीज़ों से जापान में म्यूजियम है, जयपुर में भी है और ब्राज़ील में भी है। ये एक ऐसी कला है जो कि आपकी कभी पुरानी नहीं होती। मतलब बगरू और दाबू की आप बात करें तो ये कला सालों साल से चल रही है और आगे सालों साल चलेगी। राजस्थान के रंग, यहाँ की कला, यहाँ का इतिहास जितना जाने उतना कम लगता है। अभी तक हमने बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में जाना, लेकिन एक और कला है जो कि उतनी ही अद्भुत है, वो है दाबू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। हम जारी रखेंगे अपनी इस यात्रा को और हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से दाबू, नील और बगरू का एक संगम है जो कि पूरी दुनिया को सर्व किया जाता है इस रूप में कि हम कपड़ों को सिर्फ पहनने के योग्य नहीं, हम उनको वेलनेस के रूप में भी देखते हैं। भूमि मंगलम उदक मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम गगन मंगलम सूर्य मंगलम। जलवायु शुद्ध हो, इसके लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त रंगों को यदि हम अपने जीवन में पुनः उतारते हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए उन रास्तों की तरफ जाएं जो कि बिना पर्यावरण को नुकसान किए कपड़ों को, वस्त्रों को तैयार किया जा सके।